हम लोग पिछले क्लास में संख्या से संबंधित और भिन्न से संबंधित वाले प्रश्न को देख चुके थे। इस क्लास में हम लोग उम्र से संबंधित और नाव या फिर समय एवं दूरी से संबंधित वाले प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे तीन स्थिति को समझेंगे। पहला स्थिति है वर्तमान, और दूसरा स्थिति है बाद, और तीसरा स्थिति पहले। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे जो है ना पिता है, पुत्र है। तो पुत्र की आयु वर्तमान में, मान लो कि वर्तमान में कितना है, x है, और पुत्र की आयु वर्तमान में y है। ठीक है, हम बोलते हैं कि कुछ वर्ष बाद, मान लो कि 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद क्या होगा। जैसे अभी अगर मेरा आयु 5 वर्ष है तो 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, मतलब 5 में 10 जुट जाएगा। तो जो बाद का केस रहेगा ना, बाद, तो उसमें क्या होता है, जुट जाता है। तो 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 10 प्लस एक्स, और पुत्र का आयु हो जाएगा 10 प्लस वाई। उसी प्रकार से अगर पहले रहेगा कि वर्तमान में आयु x वर्ष है, तो 10 वर्ष पहले, पहले के केस में ऐसे समझो, अभी मेरा जो है ना मान लो कि 50 साल है। ठीक है, तो 10 वर्ष पहले मतलब बहुत पहले, 10 वर्ष पहले, इसमें क्या हो जाएगा, 10 घटा देंगे, ये क्या हो जाएगा 40। तो कहने का मतलब है कि पहले के केस में क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 10 वर्ष पहले तो क्या हो जाएगा, x माइनस 10, यहाँ पे ध्यान रखना है क्या होगा, x माइनस 10, और ये क्या हो जाएगा, y माइनस 10। तो मेरा जो वर्तमान आयु है वो क्या रहेगा, वो हमेशा सेंटर में रहता है। इसी को हमेशा क्या करेंगे, मानेंगे, वर्तमान आयु मान लेंगे। अगर 10 वर्ष बाद है, बाद वाला केस में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, और पहले के वाला केस में क्या करेंगे, घटा देंगे। अब प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पे जो है ना दो गो है, एक जैकब है और एक का पुत्र है। तो जैकब और उसके पुत्र का क्या निकालना है हमको, वर्तमान आयु। और हम लोग जो है ना आयु संबंधित प्रश्न में क्या करते हैं, वर्तमान आयु ही मानते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं जैकब की आयु x और उसके पुत्र की आयु y। बोल रहा है 5 वर्ष बाद, क्या बोल रहा है, 5 वर्ष बाद। यहाँ पे लिख देना है प्रश्न से। 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, जैकब की आयु, जैकब की आयु क्या हो जाएगा, बाद में जुट जाता है, तो हो जाएगा x प्लस 5, और पुत्र की आयु में क्या हो जाएगा, y प्लस 5। अब क्या होगा, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु और उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाती है। तो भाषा वाले प्रश्न में जो है ना, पहले ही बता चुके हैं कि दो चर वाले समीकरण होता है वो भाषा में निहित होता है। ये रहा मेरा फर्स्ट समीकरण। बस इस समीकरण से क्या करना है हमको, तो इस भाषा से क्या करना है, समीकरण बना लेना है। बोल रहा है और जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे ही करना है, ज़्यादा कुछ अपना दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, बोल रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। ठीक है, तो जैकब की आयु कितना हो गया 5 वर्ष बाद, x प्लस 5, बहुत बढ़िया। अब बोल रहा है उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। पुत्र की आयु कितना हो गया, y प्लस 5। एक बात बताओ, ये रहा जैकब अर्थात पिता, और ये रहा पुत्र मतलब बेटा। तो बड़ा कौन होगा, ऑब्वियस सी बात है कि जो पिता है वो बड़ा होगा। तो जो छोटा है ना उसमें 3 से गुना कर देंगे। ये रहा, ये हो गया मेरा समीकरण। ऐसे समझो कि अगर पिता का आयु की मान लो कि 15 वर्ष है, ठीक ना, लेट सपोज कि 15 वर्ष है, हो तो होगा तो नहीं। ये रहा मेरा क्या, पिता, और पुत्र की आयु है मात्र 5 वर्ष, मान लो कि 5 वर्ष है। ठीक है, अब बोल रहा है कि दोनों एक दूसरे के 3 गुनी है। तो 3 गुनी है तो किसमें 3 से गुना करेंगे, बड़ा में तो गुना कर नहीं सकते हैं। अब पिता बड़ा है तो क्या करेंगे, पुत्र में ही 3 से गुना करेंगे, तभी तो समीकरण बराबर होगा। इस समीकरण को जो है साधारण रूप में व्यक्त करते हैं। हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 15। 3y को इधर कर दो, 5 को उधर कर दो, तो हो जाएगा x माइनस 3y बराबर 15 माइनस 5। तो क्या हो जाएगा समीकरण, x माइनस 3y बराबर 10। ये रहा मेरा समीकरण फर्स्ट। अब आगे है 5 वर्ष पूर्व। देखो यहाँ पे क्या है, 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व लिखना पड़ेगा। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु क्या हो जाएगा, तो हम बताए थे कि घट जाता है। तो जैकब की आयु कितना है, x है। अब 5 वर्ष पहले पीछे क्या हो जाएगा, घट जाएगा, x माइनस 5, और पुत्र की आयु क्या हो जाएगा, y माइनस 5। अब आगे है
कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी है। क्या है? 7 गुनी है। ठीक है, तो जैकब की आयु कितना है? x-5। बहुत बढ़िया। उसके पुत्र की आयु कितना है? y-5। दोनों की आयु में कितना का है? 7 गुना है। तो बड़ा कौन हुआ? ऑब्वियस सी बात है कि ये बड़ा है, क्योंकि ये जैकब है, उसका पिता है, और ये है पुत्र। तो पुत्र तो उम्र में छोटा ही होगा, इसीलिए क्या करेंगे, जो छोटा है उसमें 7 से गुना कर देंगे, और ये हो जाएगा समीकरण मेरा बराबर। और इसको क्या करेंगे, साधारण रूप में व्यक्त कर लेंगे, तो हो जाएगा x-5 बराबर 7y-35। तो x और 7y किधर लाएंगे, तो 7y बराबर -35 प्लस 5। x-7y बराबर -30। ये क्या जगह? -30। ये हो गया मेरा समीकरण सेकेंड। समीकरण फर्स्ट पता है यहाँ पे, समीकरण सेकंड पता है यहाँ पे, तो यहाँ से क्या करेंगे, एक्स और वाई का मान निकाल लेंगे। जो एक्स वाई का मान आएगा वही जैकब और पुत्र की वर्तमान आयु हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ना, जैकब की आयु नहीं, जैकब की वर्तमान आयु, यहाँ पे ना हम लोग को वर्तमान आयु मानना पड़ेगा। जैकब की वर्तमान आयु, और ये जो है पुत्र की आयु, तो पुत्र की वर्तमान आयु, तो हमेशा क्या करेंगे, वर्तमान ही मानेंगे। ठीक है, तो अब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, x है और यहाँ भी x है, तो चूंकि दोनों जगह x है तो क्या करेंगे, सीधा समीकरण 1 को समीकरण 2 में क्या करेंगे, घटा देंगे। तो समीकरण 1 है x-3y बराबर 10, और समीकरण 2 हो गया x-7y बराबर -30। तो हो जाएगा x का प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और माइनस का प्लस, ये x खत्म, साथ में 3 गया, तो 4y 30 10 40। तो y का मान क्या हो जाएगा, 40/4 10। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है मेरा x-3y बराबर 10, और हो जाएगा x-3 गुना 10 बराबर 10, x-30 बराबर 10, x बराबर 30 + 10 कितना, 40। तो क्या हो गया, जैकब की आयु कितना आया, जैकब की आयु हो जाएगा 40 वर्ष, और पुत्र की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 10 वर्ष। तो इस प्रकार से जैकब की वर्तमान आयु कितना हो गया, 40 वर्ष, और पुत्र की वर्तमान आयु हो जाएगा y अर्थात 10 वर्ष। यही हो गया मेरा। अब आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 2। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। देखो यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व, यहाँ पे 2 कैरेक्टर आ गया, एक नूरी हो गया और एक सोनू हो गया। ठीक ना, अब बोल रहा है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करो। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, नूरी और सोनू का वर्तमान आयु मान लेते हैं। तो माना कि नूरी की वर्तमान आयु कितना, x वर्ष, और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष। ठीक है, अब यहाँ पर लिख देंगे प्रश्न से, जो प्रश्न बोलेगा उसी के हिसाब से करना है। तो अब बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व क्या होगा, नूरी और सोनू का वर्तमान आयु। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु हो जाएगा, नूरी का आयु है x, तो 5 वर्ष पहले, तो यहाँ पे क्या होगा, पूर्व में तो घटता है, तो हो जाएगा x-5। सोनू की आयु, सोनू का आयु है y, तो 5 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा, y-5। आगे है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, बहुत बढ़िया, नूरी की आयु कितना है, तो x- सोनू की आयु की 3 गुनी है। ठीक है, तो सोनू की आयु ये रहा y-5। अब बता, दोनों में से बड़ा कौन और छोटा कौन। लाख प्रश्न में तो चलो पिता और पुत्र था, तो उसके सेंस पे जो है ना हम लोग बोल दिए कि ये बड़ा है ये छोटा है, चलो ठीक। अब क्या करें, अभी देखो यहाँ पे देखो नूरी की आयु, ठीक है, यहाँ तक एक बात हो गया, ये क्या हो गया, एक बात हो गया, और दूसरी बात ये हुआ सोनू की आयु की 3 गुनी है। यही की पॉइंट, ये की जो है ना, की ही दर्शा रहा है कि कितना गुना का सिंबल है। तो ये क्या हो गया, गुना का सिंबल। यहाँ पे जो है ना इस कोमा देना चाहिए था, ऐसे नूरी की आयु कोमा सोनू की आयु की मतलब गुना 3 गुनी है। तो क्या करेंगे, x-5 अर्थात नूरी की आयु, कोमा कोमा मतलब बराबर, खातिर सोनू की आयु मतलब y-5 की का मतलब क्या करेंगे, गुना, कितना गुना है, तो 3 गुनी, तो ये रहा
और अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि पहले क्या है, नूरी की आयु, बहुत बढ़िया, तो लिख दिए। फिर इस जगह को कॉमा दिया है, देना देना चाहिए था मगर नहीं दिया है, कोई बात नहीं। इस जगह से नूरी की आयु और सोनू की आयु, यहाँ से सेंटेंस जो है ना दोनों एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहा, अलग हो, यहीं से डिफ्रेंशिएट है। तो डिफ्रेंशिएट का मतलब यहाँ पे क्या होगा, बराबर। तो नूरी की आयु बराबर सोनू की आयु, सोनू की आयु कितना हो गया, जो होगा अपना लिख देना, की का मतलब एक गुना और 3 गुना, मतलब जो जिस सीक्वेंस में है ना उसी सीक्वेंस में लिखते चल जाना है। पहले नूरी की आयु, फिर सोनू की आयु, फिर गुना, बस। अब इसको क्या करते हैं, साधारण रूप में व्यक्त करते हैं। तो x-5 बराबर 3y-15 जगह x-3y बराबर -15 प्लस 5। तो x-y बराबर -10, ये हो गया समीकरण फर्स्ट। अब है 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात मतलब 10 वर्ष बाद नूरी की आयु, ठीक है। तो नूरी की आयु क्या हो जाएगा 10 वर्ष बाद, तो वर्तमान था x और 10 वर्ष बाद मतलब जोड़ देंगे x+10। और सोनू की आयु, सोनू की आयु क्या हो जाएगा y+10। बोल रहा है कि नूरी की आयु, नूरी की आयु कितना है x+10। नूरी की आयु, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो गया, या तो कॉमा समझो या तो बराबर समझो, क्या यहाँ से डिफ्रेंशिएट हो गया है। तो नूरी की आयु बराबर सोनू का आयु, सोनू का आयु कितना है y+10 की मतलब गुना, 2 गुनी हो गया, तो यहाँ पे कर देंगे 2 गुना। तो क्या हो जाएगा x+10 बराबर 2y+20। तो ये समीकरण क्या बन जाएगा, x-2y, अब 20 उधर जाएगा, जैसे 20 है तो उधर जाएगा -10 हो जाएगा, तो 20 - 10 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो x-2y बराबर 10, यहाँ पे 10 हो जाएगा बराबर 10। ये क्या हो गया मेरा समीकरण सेकेंड, ठीक है। अब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड पता है, तो क्या करेंगे, इसको हल करते हैं। तो समीकरण फर्स्ट देखो, यहाँ पे x है, समीकरण सेकेंड में यहाँ पे भी x है, तो समीकरण फर्स्ट को क्या करेंगे, समीकरण सेकेंड के साथ घटा देंगे। समीकरण 1 घटा समीकरण 2, समीकरण 1 हो गया x-3y बराबर -10, और ये हो गया x-2y बराबर 10। तो घटा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, ये खत्म हो गया, -3 और +2, तो ये हो जाएगा -y और ये हो जाएगा -20। तो माइनस माइनस खत्म हो गया, तो y बराबर क्या आ गया, 20 आ गया। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखते हैं, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट कितना है, x-3y बराबर -10 जाएगा, x-3 गुना 20 बराबर 10, x-60 बराबर -10। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -60 उधर जाएगा तो प्लस में, और उधर क्या है पहले से -10, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 50। तो अतएव कितना हो गया, नूरी की आयु, नूरी की आयु कितना हो गया, x, x का मतलब 50, तो नूरी की आयु हो गया 50 वर्ष, और सोनू का आयु हो गया 20 वर्ष। यही हो गया मेरा। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B, ठीक है। मान लो कि एक राजमार्ग है और ये रहा A और ये रहा, तो मान लेते हैं B, ठीक है। A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर है, बहुत बढ़िया। इसके और इसके बीच की दूरी कितना है, 100 किलोमीटर है। तो कह रहा है कि एक कार A से, ठीक है, ये रहा यहाँ पे एक मेरा कार, ठीक है, ये रहा मेरा कार A से, और तथा दूसरी कार B से, अच्छा एक और कार है जो कि B पर है, तो एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। किधर चल रहा है, इधर चल रहा है कि दोनों, अच्छा देखिए आगे, देखो आगे पता चल जाएगा कि कौन किधर चल रहा है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चल रही है, ठीक है, यहाँ पे देखो भिन्न भिन्न चाल मतलब ये अलग चाल से चलेगी और ये अलग चाल से चलेगी। तो देखो यहीं पे जो है ना, यही जो भिन्न भिन्न है ना, यही माना जाएगा एक्स, और ये वाई मानना पड़ेगा कि ये एक्स चाल से चल रही है और ये वाई चाल से चल रही है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चल रही है तो वे 5 घंटा पश्चात मिलती है। अगर वो एक ही दिशा में अलग अलग चाल से चलेगी ना, तो क्या होगा, उसको मिलने में 5 घंटा का समय लगेगा। यहाँ तक पहली बात था। दूसरी बात ये है
यदि वे विपरीत दिशा में चलती है। अच्छा, ये जो है ना विपरीत दिशा में चलेगी। अगर मान लो कि ऐसे चलती है और ये इधर चलती है तो एक दूसरे के विपरीत हो गया। देखना दोनों एक ही दिशा में है, तो देखो ऊपर वाला कंडीशन जो है ना एक के दिशा में, दोनों एक ही दिशा में चल रही है। लेकिन दूसरा कंडीशन में क्या है, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है। तो यदि वे विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे के पश्चात मिलती है। तो अगर विपरीत दिशा में जाएगा तो कितना घंटा मिलेगा, 1 घंटा में। तो दोनों कारों की चाल ज्ञात करें। तो चाल तो मान ही लिए हैं, मानना ही पड़ेगा एक्स और वाई। देखो इसमें जो कॉन्सेप्ट है ना वो ये है कि समान दिशा या फिर एक ही दिशा में रहेगा ना तो क्या हो जाता है, जोड़ हो जाता है। नहीं, जोड़ नहीं होता है, एक ही दिशा में क्या होता है, घट जाता है, तो घटाव हो जाएगा। और विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा, तो जोड़ हो जाएगा। तो ऐसे समझो कि मान लो कि एक ट्रेन जो है ना ऐसे है, ठीक है, एक ट्रेन ऐसे चल रही है और एक ट्रेन ऐसे चल रही है। कभी महसूस भी किए होगे कि तुम ट्रेन पे ट्रेवल कर रहे हो और इस दिशा में जा रहे हो और तभी अचानक से जो है बगल से एक ट्रेन तुम्हारे जस्ट अपोजिट दिशा में ट्रेन गुजरी। तो जब दोनों एक दूसरे के विपरीत गुजरती है ना, तो चूंकि तुम इस ट्रेन में बैठे हो तो तुमको जो बाहर वाला ट्रेन है ना वो बहुत स्पीड में दिखता है, बहुत अपने वाले ट्रेन से भी ज़्यादा स्पीड में दिखता है। वो रीज़न यही है कि अगर मान लो कि ये चल रहा है 50 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से और ये चल रहा है, ये भी चल रहा है 50 किलोमीटर पर घंटा से, लेकिन तुम चूंकि ट्रेन में बैठे हुए तो तुमको जो है ना ये ट्रेन 100 किलोमीटर की स्पीड से दिखता है। इसी कारण जो है ना ट्रेन जो है ये वाला ट्रेन तुमको ज़्यादा स्पीड से दिखेगा। इसका रीज़न यही है कि दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में है और विपरीत दिशा में ना जुट जाता है। और अगर वही सेम दिशा रहता है कि मान लो कि ये भी ट्रेन इसी दिशा में रहता है तो वो क्या होता है, घट जाता है। कभी ओवरटेक में जो है ना, जैसे मान लो कि एक बाइक यहाँ है एक बाइक यहाँ है तो ओवरटेक करना है, तो ओवरटेक कर देगा तो उसमें तो सेम दिशा रहता है। उस केस में जो है ना जो ओवरटेक करेगा ये वाले बाइक का इसका स्पीड ना कम महसूस होगा। क्यों, क्योंकि सेम दिशा में चल रहे हो। अगर ये 50 है और अगर ये 40 है तो जो है ना ये तुमको 10 में दिखेगा, 10 के स्पीड से दिखेगा। अब सुनो, अगर ये 50 है और ये भी 50 अगर है तब तो बाबू ओवरटेक कर ही नहीं पाओगे, क्या कि दोनों सेम स्पीड में हो गया। और अब सुनो, अगर ये 50 है और ये अगर 100 है तब तो ओवरटेक कभी नहीं कर पाओगे, ये हमेशा तुमसे आगे रहेगा। तो ओवरटेक करने के लिए जो है ना बहुत ज़रूरी है कि ये जो है ना छोटा हो या कम हो। खैर कॉन्सेप्ट जो है ना वो ये है कि अगर सेम दिशा या एक ही दिशा रहता है तो क्या करेंगे, स्पीड में घट जाएगा। और अगर विपरीत दिशा रहेगा तो स्पीड या चाल में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब प्रश्न को हल करते हैं। अब देखो, अब क्या करते हैं, मान लेते हैं कि दोनों कार की चाल x एवं y kph मतलब किलोमीटर पर घंटा, ये चाल का इकाई होता है। तो दोनों कार के चाल क्या है, भिन्न है, इसलिए भिन्न भिन्न मानना है। ऐसा ना है कि दोनों कार का चाल जो है ना सेम मान लेना है। देखो यहाँ पे है कि भिन्न भिन्न चाल से चल रही है। तो मान लेते हैं कि कार 1 जो है वो चल रही है इस दिशा में x से, ठीक है, और ये चल रही है इस दिशा में, सेम दिशा में y में। तो चूंकि सेम दिशा में चल रही है तो सेम दिशा में चाल क्या हो जाता है, अभी बताए कि जुट जाता है। एक ही दिशा में चलने पर, एक ही दिशा में चलने पर चाल क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा मेरा x माइनस वाई। देखो अभी यहाँ पे जो है ना दो चीज़ है, x माइनस वाई लिखे, y माइनस एक्स लिखे। फिर से वही बात, कुछ भी लिख सकते हो, कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसी बात का ध्यान रखना है कि अगर x माइनस वाई लिखेंगे तो x क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बड़ा और y हो जाएगा छोटा, बस इतने सा फर्क है। तो चूंकि हम लोग इसको x माने हैं और हम बताए भी थे कि इसको जो है ना पीछा करने के लिए, कार 2 को पीछा करने के लिए x का बड़ा होना जरूरी है, मतलब कार 1 का चाल बड़ा होना जरूरी है। तो चाल कितना हो गया, x माइनस वाई kph मतलब किलोमीटर पर घंटा। अब बताओ दूरी कितना है, ए और बी के बीच की दूरी 100 किलोमीटर, बढ़िया। और समय कितना लगता है उसको पीछा करने में, समय कितना लगता है, यहाँ पे देखो 5 घंटा पश्चात मिलती है, मतलब समय लग गया 5 घंटा। तो बताओ कि चाल पता है, दूरी पता है और समय भी पता है। तो एक सूत्र होता है S बराबर ही टी, यहाँ पे S क्या है, दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। अगर ये सूत्र आता है तो ठीक है और नहीं आता है तो याद कर लो, यही सूत्र होता है, दूरी बराबर चाल गुना समय या फिर चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी कितना है मेरा, दूरी हो गया 100 किलोमीटर, ठीक है, और चाल हो गया मेरा x माइनस वाई और समय कितना हो गया 5।
तो क्या लिखेंगे, x माइनस वाई बराबर 100/5 लिख सकते हैं। ये कट के क्या आ जाएगा 20। तरह से x माइनस वाई बराबर क्या आ गया 20। यही हो गया मेरा समीकरण फर्स्ट। अब समीकरण सेकेंड देखते हैं। समीकरण सेकेंड में कुछ नहीं करना है, बस बनेगा इसी तरह। यहाँ पे क्या करना, एक ही दिशा है ना, इसको क्या कर दो विपरीत दिशा होगा। क्या हो जाएगा, विपरीत दिशा। तो विपरीत दिशा में चलने पर चाल क्या हो जाएगा, विपरीत दिशा में जुट जाता है। चाल हो जाएगा x प्लस वाई। दूरी दूरी तो जितना है उतने रहेगा 100 किलोमीटर पर घंटा। समय समय देखो विपरीत दिशा में चलने पर जो है 1 घंटा पश्चात मिलती है। ऑब्वियस सी बात है, जब चाल जुट गया तो जल्दी मिलेगा, जब ज़्यादा स्पीड से जाएगा तो जल्दी मिलेगा ही मिलेगा। ये क्या हो गया, समय 1 घंटा। तो दूरी बराबर चाल गुना समय। दूरी कितना है, दूरी है 100 किलोमीटर और चाल हो गया कि एक्स प्लस वाई और समय हो गया 1। इस प्रकार से x प्लस वाई बराबर क्या हो गया 100 हो गया। ये रहा समीकरण सेकेंड। समीकरण 2 हो गया या समीकरण 1 हो गया। दोनों को क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए जो है ना, दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। समीकरण 1 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे किसके साथ, समीकरण 2 के साथ। हटा भी सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं, क्योंकि देखो एक्स वाई यहाँ भी, एक्स वाई यहाँ भी, दोनों तो सेम ही सेम है, कोई दिक्कत। जोड़ देते हैं x प्लस वाई बराबर 100 और x माइनस वाई बराबर 20। तो जुटने पे क्या हो जाएगा, इससे कुछ होगा नहीं यहाँ पे, तो ये कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2x बराबर 20। तो x बराबर क्या हो जाएगा 21/2 अर्थात 60। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण फर्स्ट कितना है, x प्लस वाई बराबर 100। तो हो जाएगा x का मान, x प्लस सॉरी y का मान कितना है 60। तो बराबर तो इस तरह से x बराबर क्या हो जाएगा 100 घटा 60 बराबर 40। तो दोनों कार की चाल कितना हो गया, एक का हो जाएगा 60 किलोमीटर पर घंटा और एक का हो जाएगा 40 किलोमीटर पर घंटा। यही हो गया मेरा सर। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। तो धारा की चाल एवं नाव की स्थिर पानी में चाल। ठीक है, देखते हैं। पहले प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न बोल रहा है कि नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल, तो दो चीज आता है, धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल। पहले इसको समझ लेते हैं, तभी प्रश्न समझ में आएगा। मान लेते हैं कि ये क्या है, एक नदी है। यहाँ पे जो है ना नीचे जो लाल कलर से बना है, ये क्या है, नदी है और इसमें ये पानी है। नदी में जो पानी है ना वो इस दिशा में बह रही है और ज़्यादा स्पीड से बह रही है। मान लो इसको क्या कहते हैं, रेत कहेंगे, रेत या करेंट। तो धारा जो है ना इस दिशा में प्रवाह कर रही है। तो धारा का प्रवाह किधर हो गया, इस दिशा में हो गया। अब जो है ना नाव मान लेते हैं। मान लो कि ये रहा एक नाव, ठीक है, ये क्या रहा, एक नाव, इसको कहते हैं नाव। तो जब नाव इस दिशा में जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, धारा के अनुकूल। और धारा के अनुकूल का मतलब क्या हो गया, धारा के साथ। और अगर यही नाव इस दिशा में जाएगी, अब देखो धारा जा रही है इस दिशा में, नाव चल रही है इस दिशा में, अपोजिट दिशा ना हो गया, उल्टा हो गया, विपरीत हो गया, इसको कहेंगे प्रतिकूल। तो प्रतिकूल का मतलब क्या होगा कि धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब हो गया कि धारा के विपरीत दिशा। बस इतने सा अंतर है। धारा के अनुकूल का मतलब धारा के साथ और धारा के प्रतिकूल का मतलब धारा के विपरीत। अब देखो अगर धारा की चाल कितना मान ले, y मान ले, मान लो कि धारा की चाल कितना मान है y और नाव की चाल है कितना है x है, मान लो कि x है। अगर नाव की चाल x है और धारा की चाल y है और दोनों जो है ना अनुकूल दिशा में चल रही है, मतलब एक ही दिशा में चल रही है, एक ही दिशा में चलने पे अब बताओ कि नाव की चाल क्या होगा। देखो पिछला में बताए तो एक ही दिशा में जो है ना चलने पे घट घट जाएगी। जैसे यहाँ पे पिछला प्रश्न था ना, यहाँ पे देखो एक ही दिशा में जाएगी तो घटेगी, और अगर अपोजिट दिशा में जाती थी इधर से इधर तो इसमें जुड़ जाती थी। तो ये वाला कॉन्सेप्ट को जो है ना वहाँ मत अप्लाई कर देना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे उल्टा चलता है, धारा के अनुकूल मतलब धारा के साथ, मतलब जुटेगा x प्लस वाई। इसको ऐसे समझो कि नाव चल रही है तो नाव अपना स्पीड से चलेगी। मान लो कि नाव चल रही है 10 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से, ठीक ना, और करंट है मेरा जो धारा है वो है 5 किलोमीटर पर घंटा से। तो धारा तो और उसको ठेलेगा ना नाव को कि चलो भाई और तुम चलो और आगे चलो,
10 के स्पीड से नाव अपने चल रहा है, 5 के स्पीड में धारा है, तो दोनों का नाव का स्पीड क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, तभी ऐसे समझो कि कभी जो है ना नदी में तैरो, और नदी में तैरो और जिस दिशा में करंट है, जिस दिशा में धारा है, उसी दिशा में तैरोगे तो पाओगे कि जो है ना बड़ा स्पीड में तैर रहे हैं। और अगर अपोजिट दिशा में तैरो तो पाओगे कि बड़ा स्लो जा रहे हैं, मतलब कोई तुमको ना रोकेगा। कौन रोकता है, तो धारा रोकता है, और उसी रोकने के कारण जो है ना स्पीड कम हो जाता है। तो धारा के अनुकूल अर्थात धारा के साथ क्या हो जाएगा, चाल में जुट जाएगा, जुड़ना। और अगर प्रतिकूल है तो उसमें क्या हो जाएगा, घटना, तो हो जाएगा एक्स माइनस वाई। सीधा सीधा याद रखो कि धारा के अनुकूल मतलब जुटना, और धारा के प्रतिकूल मतलब घटना। अब कॉन्सेप्ट समझ गए, अब प्रश्न को समझते हैं। देखो ये मान लो कि क्या है, ये एक नदी है, ठीक है, और नदी है और धारा किस दिशा में है, तो धारा को मान लो कि इस दिशा में, ये रहा मेरा धारा, ये क्या रहा, धारा। तो बोल रहा है कि धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर। कहने का मतलब है, तो यहाँ पे देखो धारा के अनुकूल, तो अनुकूल किधर होगा, तो धारा की दिशा होगा, तो धारा की दिशा में ऐसे समझो, धारा की दिशा में जाता है 44 किलोमीटर, समझा। और धारा के प्रतिकूल मतलब यहाँ से मान लो कैसे घूम गया और यहाँ से यहाँ तक आ गया 30 किलोमीटर, ये रहा मेरा 30 किलोमीटर। मतलब यहाँ से यहाँ गया और फिर यहाँ से यहाँ रिटर्न ले लिया, तो धारा के अनुकूल कितना हो गया, 44 किलोमीटर, और धारा के प्रतिकूल हो गया 30 किलोमीटर। तो इतना दूर जाने में उसको लग गया 10 घंटा। बस यही था, यहीं से निकलेगा फर्स्ट समीकरण। उसी तरीका से देखो कि सेकेंड समीकरण क्या है, कि यहाँ पे मान लो कि ए है, ठीक है, यहाँ पे ए है, इधर क्या है, यहाँ पे धारा मान है, ठीक है। अब बोल रहा है कि धारा के अनुकूल, अनुकूल कितना जा रहा है, अनुकूल में हमेशा ज़्यादा जाएगा, क्योंकि धारा के साथ जाता है तो थोड़ा जल्दी चल जाता है। धारा के अनुकूल जाने में इसको लग गया 55 किलोमीटर, ठीक है, यहाँ से यहाँ गया, मतलब ये रहा मेरा 55 किलोमीटर। और यहाँ से फिर जो है ना जब प्रतिकूल में आएगा तो जाता है 40 किलोमीटर ही जा पाता है। और देखो यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से यहाँ से फिर मुड़ करके यहाँ तक आने में 13 घंटा लगा। मतलब यहाँ ये इसे यहाँ जाएगा और फिर यहाँ से यहाँ आने में टोटल 13 घंटा लगा। ऐसा नहीं है कि गया 44 किलोमीटर लग गया उसको 10 घंटा, और गया वो 55 किलोमीटर उसको लग गया 13 घंटा, नहीं, 55 किलोमीटर गया, 40 किलोमीटर आया, तब लगा 13 घंटा, टोटल जोड़ के हुआ 13 घंटा। अब कॉन्सेप्ट भी समझ गए, अब प्रश्न भी समझ गए, अब इसको हल करते हैं। तो इसमें चूंकि धारा की चाल और नाव की स्थिर पानी में चाल निकालना है, तो हम लोग मानना पड़ेगा, क्या मानेंगे कि नाव के स्थिर पानी में चाल और धारा की चाल, बस तो मान लेते हैं। तो मान लिए नाव की स्थिर पानी में चाल x किलोमीटर पर घंटा और धारा की चाल y किलोमीटर पर घंटा। अब जो है ना यहाँ पे जो इसके जस्ट बाद जो दूसरा स्टेप ये करेंगे कि नाव की चाल धारा के अनुकूल और नाव की चाल धारा के प्रतिकूल, पहले इसको लिख लेते हैं। तो नाव की चाल धारा के अनुकूल, तो धारा के अनुकूल में क्या बताए थे, जुटना, ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर पर घंटा। और अगर प्रतिकूल का बात आएगा तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ से बनाएंगे समीकरण। समीकरण कैसे बनाएंगे बताएं, पढ़ते जाना है, जो जो कहेगा वही वही करना है। यहाँ पे क्या है कि धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर, धारा के अनुकूल 40 किलोमीटर जाएगा। तो एक बात बताओ कि जैसे मान लो कि यहाँ से ये पॉइंट मान लेते हैं 1 नंबर, और ये मान लेते हैं 2 नंबर, ठीक है, और इसको मान लेते हैं 3 नंबर। 1 नंबर से 2 नंबर 44 किलोमीटर गया, ठीक है, और 2 नंबर से 3 नंबर आने में 30 किलोमीटर गया, ठीक है। तो 1 नंबर से 2 नंबर में जाने में कितना समय लगेगा, तो कहने का मतलब ये हुआ कि धारा के अनुकूल अगर चलेगा तब कितना समय लगेगा। समय बराबर पता है क्या होता है, बराबर होता है दूरी बटे 4, और दूरी कितना है मेरा, दूरी है 44 किलोमीटर। चाल कितना है, चाल हो गया, चूंकि 1 नंबर से 2 नंबर जा रहा है तो धारा के अनुकूल जा रहा है, तो धारा के अनुकूल चाल कितना है x प्लस वाई। ये जो है ना ये समझाने के लिए देखो हम ऐसे लिखते हैं t1 2, मतलब 1 नंबर से 2 नंबर जाने में कितना समय लग गया 44 बटे x प्लस वाई। अब समझो कि T2 और T3 मतलब यहाँ 2 नंबर से लेकर के 3 नंबर तक आने में कितना समय लगेगा, तो वही दूरी बटे चाल, दूरी है 30 किलोमीटर और चाल हो गया x माइनस वाई।
ये तो हो गया एक तरफ जाने से एक तरफ आने से। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि उसको 10 घंटा लग जाता है टोटल। टोटल 10 घंटा मतलब क्या कि यहाँ से यहाँ तक का 10 हो गया, मतलब T1 - 2 मतलब T1 2 और हो जाएगा T2 3। ये हो गया मेरा कितना 10 घंटा। कहने का मतलब ये हुआ, तो जो है ना अगर जोड़ देंगे तो दोनों को जो है ना जोड़ दो यहाँ पे 40/x+y प्लस 30/x-y बराबर 10 घंटा। यही है समीकरण। क्या है? यही है समीकरण फर्स्ट। अब देखो इसका ना शॉर्ट फॉर्म बता देते हैं, सीधा सीधी शॉर्ट फॉर्म जान जाओ तो हो जाएगा। वो समझा दिए, समझाने का समझा दिया। अब शॉर्ट फॉर्म ये फिर बनाओगे कैसे सीधा सीधी। देखो टोटल समय कितना लग रहा है 10 घंटा, तो क्या करते हैं बराबर कर दिए 10 घंटा। अब है धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर जाता है, तो धारा के प्रतिकूल कितना गया 30 किलोमीटर, तो 30 प्रतिकूल है तो प्रतिकूल का मतलब क्या घटा x-y प्लस, ठीक है। और धारा के अनुकूल है तो अनुकूल मतलब क्या जोड़, हो जाएगा 44/x+y। यही हो जाता है समीकरण फर्स्ट। जब बात समीकरण सेकेंड का आएगा तो बोल रहा है कि 13 घंटा कितना लग रहा है उसको, 13 घंटा लग रहा है। 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाता है, प्रतिकूल प्रतिकूल मतलब घटा, तो हो जाएगा क्या 40/x-y एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल, तो अनुकूल का मतलब क्या हो जाएगा जोड़, तो 55/+y। ये हो गया समीकरण सेकेंड। इस तरह से समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकेंड हो गया। और हम दोनों को सॉल्व करने बताए हैं, तो यहाँ से क्या करोगे x और y का मान निकाल लोगे। और इस प्रश्न में अपने से मान निकालना है, ठीक है। कोशिश करके देखना हो जाएगा। x का मान 6 आएगा और y का मान 4 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। ऐसे समझो कि ये यहाँ पे स्थित ही है, ठीक ना, ए है यहाँ पे है बी, तो दोनों के बीच का दूरी कितना हो गया 300 किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ से जो है ना रूही ए से उसको बी जाना है, मान लेते हैं कि ए से बी जाना है, तो ये कुछ दूरी रेलगाड़ी से जाती है, ठीक है, और ये कुछ दूरी बस से जाती है। अभी तक का कहानी यही है। अब है कि यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा से जाती है, ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक 60 किलोमीटर, अगर वो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाएगी तो बस से कितना जाएगी, तो बस से जाएगी 240, 300 घटा 60 बराबर 240, ठीक है। तो उसे 4 घंटे लगते हैं, ठीक है। तो अब इसको कितना दूरी कितना समय लगेगा 4 घंटा। यहाँ तक ना एक स्थिति, यहाँ तक एक स्थिति। अब स्थिति बदल दिया, बोलता है यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाती है, पहले वो रेलगाड़ी से 60 जाती थी, अब वो जो है ना रेलगाड़ी से 100 किलोमीटर जाने लगी, यहाँ से यहाँ तक 100 किलोमीटर। और शेष दूरी जो है ना वो बस से तय करती है, तो शेष कितना बच गया 100 इधर हो गया तो ये 200 हो गया। और इस स्थिति में इसको ना 10 मिनट अधिक लगता है। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे 10 मिनट अधिक बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा है कि 4 घंटा 10 मिनट लगेगा, ये बोल रहा है 10 मिनट अधिक लग रहा है। कहने का मतलब अगर पहले 4 घंटा लगता था तो अब कितना लगेगा 4 घंटा 10 मिनट। तो बोल रहा है रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल निकालें, तो निकल ही जाना है। पहले तो क्वेश्चन समझना जरूरी है, अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो फिर समीकरण नहीं निकलेगा, और समीकरण अगर नहीं निकला तो हल नहीं होगा। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब इसको समीकरण में बदलते हैं। माना रेलगाड़ी के चाल x और बस का चाल y मान लेते हैं। तो मान लिए, अब क्या करते हैं प्रश्न से क्या करेंगे समीकरण निकालेंगे। पहला स्थिति देखो क्या कर रहा है कि जो रूही है वो पहले रेलगाड़ी से कितना जाती है 60 किलोमीटर जाती है। तो देखो वही वही केस है कि यहाँ से यहाँ तक का समय और यहाँ से यहाँ तक का समय निकाल के क्या करेंगे जोड़ देंगे, वो हो जाएगा 4 किलोमीटर, सॉरी 4 घंटा के बराबर। तो रेलगाड़ी से कितना समय, कितना मतलब समय लगता है रेलगाड़ी से जाने में, तो समय बराबर क्या होता है अभी हम बताए थे, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है, दूरी है 60, रेलगाड़ी का निकाल रहे हैं सिर्फ, तो दूरी है 60 और रेलगाड़ी का चाल कितना है, रेलगाड़ी का चाल है x। तो ये हो गया रेलगाड़ी में इतना समय लगेगा, ठीक है। और बस में, तो बस का दूरी कितना है, बस का दूरी हो जाएगा 240। यहाँ पे देखो यहाँ पे जो है ना ये है 240, बस से जाने में इसको दूरी डिस्टेंस किया 240 और बस का चाल y, तो बस में वो इतना देर बैठेगी, मतलब रेलगाड़ी में इतना बैठेगी और बस में इतना बैठेगी। और जब दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे,
जोड़ने पे कितना हो जाना है, 4 घंटा। यही तो समीकरण बनेगा मेरा। बनाते हैं। तो रेलगाड़ी में कितना समय लगेगा, दूरी बटे चाल, दूरी हो गया 60 और चाल हो गया x, ठीक है। और बस में लग जाएगा इसको 240 बटे y, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 बटे x प्लस 240 बटे y बराबर क्या करेंगे, 4 घंटा। यही तो हो जाएगा समीकरण, यहाँ पे घंटा नहीं लिखेंगे, ये हो जाएगा मेरा समीकरण फर्स्ट। अब इसी प्रकार से समीकरण 2 निकालते हैं। दूसरा कंडीशन क्या था, यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाती है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख दिया रेलगाड़ी से जा रही है 100 किलोमीटर और शेष जा रही है बस से, तो शेष कितना हुआ 200, तो 200 जा रही है वो बस से। तो ऐसा कंडीशन में ना 10 मिनट अधिक लगता है। 10 मिनट अधिक मतलब क्या, कि पहले 4 घंटा लगता था और अब लग रहा है 4 घंटा 10 मिनट। तो रेलगाड़ी में कितना समय लगेगा, रेलगाड़ी में लगेगा समय 100 बटे रेलगाड़ी का चाल हो गया x, और बस में कितना समय लगेगा 200 बटे वाई। टोटल समय कितना लग रहा है, 4 घंटा 10 मिनट। तो ये हो जाएगा 100 बटे एक्स माइनस 200 बटे वाई बराबर 4 घंटा 10 मिनट। ये हो गया समीकरण 2। लेकिन यहाँ पे जो है ना एक समस्या ये है, पहले इसको मिटा लेते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 मेरा हो गया। और इसमें जो सबसे बड़ी समस्या है ना वो ये है 4 घंटा 10 मिनट। इसको कैसे लिखेंगे, इसको जब भी लिखेंगे तो सिर्फ घंटे लिख सकते हैं। देखो क्योंकि ये चीज़ मेरा घंटा में है, ये भी घंटा में है, ठीक है। रेलगाड़ी में जो समय लगा था वो 100 बटे एक्स क्या था, वो घंटा था, वो मिनट नहीं था। तो क्या होगा, ये चीज़ जो है ना ये हमेशा घंटा में ही रहेगा। तो यहाँ पे जो है ना ये 4 है, ये 4 घंटा में, ये सही है। लेकिन यहाँ 4 घंटा 10 मिनट है, तो 10 मिनट को जो है ना घंटा बनाना पड़ेगा। तो इसका मतलब कतई ये मत समझना कि 4.10, तब फंस जाओगे। 4 घंटा और 10 मिनट को देखो बदलते हैं, ये रहा मेरा क्या 4 घंटा और ये रहा जोड़, ये रहा 10 मिनट। इतना समय लग रहा है 4 घंटा 10 मिनट। तो ये रहा 4 घंटा। अब 10 मिनट को क्या करेंगे, घंटा बना देंगे। घंटा बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, 60 से भाग देना रहता है, ठीक है। ये कट गया, ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 बट्टे 6 हो जाएगा। 6 चौक 24, इसका एलसीएम कितना आएगा 6, यहाँ पे 24 प्लस 1 बराबर 25 बट्टे 6 आएगा। क्या आएगा 25 बट्टे 6 घंटा। तो जो समीकरण 2 लिखेंगे ना वो इस तरह से लिखना होगा हमको, 100 बट्टे एक्स माइनस 200 बटे वाई बराबर 25 बटे 6। ये हुआ मेरा समीकरण सेकेंड। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 आ गया है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करना हम सिखा दिए हैं, तो अपने से सॉल्व करना। और आंसर जो आएगा ना वो आएगा 60 एवं, देखो यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा हम गलत आंसर बता देते, ये 6 और 4 नहीं आएगा, ये आएगा 8 और 3, ठीक है। प्रश्न संख्या 6, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहले समझो क्वेश्चन, ये रहा, ये समझ लो इसको क्या है, ये नदी है, ठीक है। ये नदी है, इसमें पानी है। धारा की चाल जो है ना इस साइड मान रहे हैं, क्या है धारा की चाल इस साइड, A to B है। तो ऋतु धारा के अनुकूल, अनुकूल मतलब क्या हुआ कि धारा के साथ, अगर मान लो कि ये रही ऋतु, ठीक है। ऋतु अगर इस दिशा में तैरती है, इस दिशा में तैरेगी तो धारा के अनुकूल हो जाएगा, और इस दिशा में तैरने में उसको लगता है 2 घंटा। और अगर धारा के प्रतिकूल देखते हैं तो मान लो कि ये रही ऋतु इस साइड तैर रही है, मतलब B to A तैर रही है, तो ये हो गई प्रतिकूल, और इसमें भी 2 घंटा लगेगा, लेकिन 4 किलोमीटर जा पाएगी। देख रहे हो, अगर धारा के साथ जाती है तो 20 किलोमीटर जाएगी, और अगर धारा के उल्टा जाएगी विपरीत तो मात्र 4 किलोमीटर जा पाती है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि धारा के प्रतिकूल में स्पीड घट जाता है और धारा के अनुकूल में स्पीड बढ़ जाता है। तो क्वेश्चन समझ गए। अब क्या करते हैं, हल करते हैं। तो मान लिए कि स्थिर जल में तैरने की चाल कितना x किलोमीटर पर घंटा और धारा की चाल मान लिए y किलोमीटर, ठीक है। जो ऋतु तैरेगी स्थिर जल में वो x किलोमीटर पर घंटा, और जो धारा की चाल है वो है y किलोमीटर पर घंटा। तो धारा के अनुकूल मतलब धारा के साथ क्या हो जाएगा x प्लस वाई, धारा के प्रतिकूल मतलब उल्टा, तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई। अब देखो प्रश्न बोल रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर रही है, 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर रही है।
तो जो है ना इसको ऐसे समझो कि समय कितना है 2 घंटा, ठीक, इस समझाने के लिए है। और दूरी कितना है, दूरी है मेरा 20 किलोमीटर बराबर। और समझो चाल कितना है, तो चाल है धारा के अनुकूल, और धारा के अनुकूल मतलब x प्लस वाई। तो हम बताए थे s बराबर वी टी, मतलब दूरी बराबर कितना, दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुना समय। तो दूरी है मेरा कितना 20, और चाल हो गया x गुना वाई, और समय हो गया 2। तो इतना समीकरण एक आ जाएगा ना। अब इसको लिखते हैं, अच्छा से लिखते हैं इसको। क्या होगा यहाँ पे, दूरी बराबर चाल गुना समय, ठीक है। तो दूरी कितना है, दूरी है मेरा 20 किलोमीटर, ठीक। चाल कितना है, तो धारा के अनुकूल, अनुकूल मतलब x प्लस वाई। और समय कितना है, समय है 2 घंटा, ठीक। अब इसको क्या करो, सॉल्व करो, 20 गुना 2, अच्छा इसको जो है ना डायरेक्ट इधर डिवाइड हो जाएगा, 2 को इस साइड लाएंगे तो डिवाइड होगा ना। तो x प्लस वाई बराबर 20/2 बराबर 10। तो क्या होगा, x प्लस वाई बराबर 10। ये हो गया मेरा समीकरण फर्स्ट। इसी प्रकार से धारा के जब प्रतिकूल देखेंगे क्या हो जाएगा, दूरी बराबर चाल गुना समय। तो दूरी कितना है, प्रतिकूल, प्रतिकूल में हो जाएगा 4, और चाल कितना है, प्रतिकूल में घटेगा तो x वाई, और समय लग रहा है तो वही 2 घंटा। तो ये 2 दूनी 4 कम, तो हो गया क्या, x प्लस वाई बराबर 2। ये हो गया समीकरण सेकेंड। इस समीकरण को हल कर ही लोगे आसानी से। तो एक का मान आएगा 6, एक का मान आएगा 4। ये आज के लिए इतना ही बस। अगर तुम नए हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो। धन्यवाद।